हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। अभी हम यहाँ पर मंगल आरंभ करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर आपको फिजिक्स के डिफरेंट वर्ड से रूबरू करवाएगा। ओके, कि जो आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पर समझने वाले हो वो आपके सामने आने वाले हैं। वो सारे टर्म्स है, फिजिक्स क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वैसे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस एकेडमिक्स के मार्क्स के फॉर्म में नहीं है। जनरली एकेडमिक्स में 1 या 2 मार्क्स का होता है और कॉम्पिटिटिव में कुछ भी नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ आपको फिजिक्स से रूबरू करवाएगा, आपकी मुलाकात करवाएगा। तो फिजिक्स की मुलाकात के लिए आपको ये चैप्टर कंसीडर करना है। बाकी इसमें कोई रिटन प्रैक्टिस की, कोई लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई आधे घंटे का 1 घंटे का मूवी देख रहे हो वैसे इसको देखना है और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो भी टर्म्स आने वाले वो हम थ्रू आउट 11th और 12th देखने वाले। चिंता की कोई बात नहीं है। ये आपको फिजिक्स से रूबरू करवाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने वर्ड बोला फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स आता है। ओके, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? तो आपको एक चीज तो मालूम है डेफिनेटली, अगर आप अभी 11th में साइंस का क्लास अटेंड कर रहे हो, 11th साइंस का फिजिक्स का, तो फिजिक्स क्या है? एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो सिमिलरली फिजिक्स क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेनन। काफी जल्दी बोल गया। फिजिक्स इज द branch of science which, एक मिनट ट्यूबलाइट्स ऑन कर दो, which deals with study of laws of nature and its phenomenon। ओके, ये फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो आजू बाजू में जो भी लॉज दिख रहे हैं वो सब स्टडी करता है और उसको अप्लाई भी करता है। ओके, मैंने अप्लाई नहीं लिखा है। फिजिक्स क्या है वो आपको आई होप अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। 1% 2% डेफिनेटली, उतना तो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। तो ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करोगे? तो उसके लिए आपने एक चैप्टर, एक मूवी देखी हुई है, मंगलयान, मिशन मंगलयान। ओके, मिशन मंगल देखा हुआ है। ओके, मिशन मंगल में आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो मिशन मंगल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मार्स, मंगल, वहां तक पहुंचना था। तो वहां तक पहुंचे कैसे? इंडिया में बैठे बैठे वहां पर तक कैसे पहुंच गए? ये आपका क्या है? फिजिक्स ही है। ओके, कि आप उसको कनेक्ट कर दो, मतलब आप समझ जाओगे कि फिजिक्स क्या है। 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो क्वाडकॉप्टर जो ऊपर उड़ता है वो भी क्या है? अगेन फिजिक्स में से ही एक इमर्ज हुआ एक प्रोडक्ट है। कोई भी चीज आप कंसिडर करो, अभी आप यहाँ पर मोबाइल से देख रहे हो ये वीडियो लेक्चर्स, ये किसकी बदौलत है? फिजिक्स की बदौलत। भले फिजिक्स में और सब ब्रांच होती है, लेकिन फाइनली किसकी बदौलत है? तो अगर यहाँ पर नेचर के जो बेसिक लॉ है वो स्टडी नहीं किए होते, रिसर्च नहीं हुआ होता, तो अभी आप यहाँ पर बैठे बैठे मेरा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे होते। वीडियो गेम्स खेल रहे हो तो वो भी क्या है? तो वहां पर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। ओके, अभी आप जो आधुनिक संसार में जो भी आधुनिक उपकरण यूज कर रहे हो, तो वो सारे के सारे यूज किसकी बदौलत कर रहे हो? तो वो सिर्फ ये देवता, फिजिक्स देवता की बदौलत आप कर रहे हो। ओके, ये फिजिक्स है। ओके, नाउ मिशन मंगल की अभी हम बात कर रहे थे। पूरी बात में आप सभी ने मूवी तो देखी ही होगी, नहीं देखी तो एक बार तो देख ही लेना। तो मिशन मंगल में यान है जो मंगलयान, उसको यहाँ से अर्थ से वहां तक भेज रहे थे। तो कौन कौन से स्टडी कर रहे थे? तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो देख रहे थे। सौर मंडल में, मतलब कि अंतरिक्ष में सारे जो एटमोस्फियर तो वैसे होता नहीं है, लेकिन वहां पर क्या क्या बिहेवियर होगा, एयर का, प्रेशर का, टेम्परेचर का। तो ये जो देखो मैं जो नाम बोल रहा हूं वो क्या है? सारे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो उसकी स्टडी करते हैं। उसके अलावा मंगल पर जाने से पहले और कौन कौन सी अड़चन आने वाली है वो भी स्टडी किया हुआ। फिर जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें क्या, कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है? मैकेनिक्स। और कौन सा यूज होता है? ग्रेविटेशन। और कौन सा यूज होता है? थर्मोडायनेमिक्स। और कौन सा यूज होता है? ऑप्टिक्स।
तो ये सारी जो चीजों को अगर आप मिला दोगे, जो जो अभी मैंने नाम बोले, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, अगेन ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीज मिला दो, सो फाइनली इट्स व्हाट, इट्स योर फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग बाय यू। आप उसको ऑब्जर्व करो प्रॉपर्ली, कुछ ना कुछ तो फिजिक्स का फिनोमिना निकल ही रहा होगा। ओके, इवन लाइक सिंपल स्पेक्स से आप देख रहे हो तो स्पेक्स से कुछ भी, इवन बॉल पेन देखो तो बॉल पेन में भी आपको फिजिक्स नजर आएगा। सो फिजिक्स, अब एज ए टीचर मैं फिजिक्स फैकल्टी क्या डिफाइन कर रहा हूं? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे या तो ज्यादा से ज्यादा लव करते हैं या तो ज्यादा से ज्यादा हेट करते हैं, बीच वाला तो कोई होता ही नहीं है कि चलो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा नहीं लगता है। ओके, सो फिजिक्स पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सब्जेक्ट है 11th-12th स्टूडेंट के लिए, या तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसको लव करते हैं या फिर फिजिक्स उनका दिल तोड़ देता है, मतलब हेट करते हैं। ओके, सो इट इज व्हाट, फिजिक्स। ओके, नाउ अब हम फिजिक्स की सब ब्रांचेस देखेंगे कि लाइक आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ऐसे ऐसे सब्जेक्ट देखते हो। सिमिलरली साइंस में अगेन 11th-12th साइंस में, हम साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट देखेंगे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ये मेन सब्जेक्ट हम देखेंगे। अगेन फिजिक्स की मेन ब्रांच क्या है? ओके, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। सो ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, तो फटाफट नोट डाउन भी करते रहना, क्योंकि मैंने एक अपने गुरुजी है उनके पास से सीखा है कि अगर आपको साइंस में सक्सेसफुल होना है तो 3B की जरूरत पड़ेगी। ओके, आचार्य सर है राजकोट, उन्होंने बोला है मुझे कि अगर आपको साइंस में सक्सेसफुल होना है तो 3B की जरूरत पड़ेगी। तो 3B क्या है? तो एक उसमें आएगा बुक, ओके, दूसरा आएगा बॉल पेन और तीसरा आएगा ब्रेन। सो अगर आपके पास ये 3B है तो आप डेफिनेटली साइंस में या हर जगह पर सक्सेस हो सकते हो। लेकिन साइंस में हो तो ये कंपल्सरी ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर आप ये खाली खोटा क्या बकवास कर रहे हो, ये तो होता है ये सब। अरे होता है, लेकिन तीसरा वर्ड मैंने क्या बोला? ब्रेन। तो ब्रेन आपके पास, अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ब्रेन तो होता ही है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। जो उसमें यहाँ पर रस्टिंग हुआ है उसको धीरे धीरे साफ करके निकालना है। तो ये 3 चीजों का समन्वय कर दो तो आप डेफिनेटली साइंस आपके लिए खिलौना बन जाएगा, गारंटी है। ओके, फिजिक्स के रूम लेक्चर के साथ बने रहो, डेफिनेटली साइंस आपके लिए, फिजिक्स आपके लिए क्या रह जाएगा? खिलौना जैसा लगने लगेगा। तो चलो अभी हम बात किसकी कर रहे थे? फिजिक्स की ब्रांचेस की। सो लेट अस सी कि फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस है। ओके, तो लाइक अभी मैं बात करूं फिजिक्स, तो फिजिक्स में सबसे बड़ा बेटा, फिजिक्स के टोटल 5 पुत्र हैं। ओके, 5 पुत्र हैं कि लाइक जैसे आप यहां पर याद करो पांडु महाराज के कितने थे? 5 पांडव थे। वैसे ही फिजिक्स के 5 मेन हम कंसीडर करें ब्रांच, तो कौन कौन सी है? तो एक सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। ओके, सबसे बड़ा बेटा क्या है? मैकेनिक्स। अब आप बोलोगे ये क्या है? तो आपने वेलोसिटी, स्पीड, उसके अलावा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसा 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर स्टडी किया हुआ है। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन स्टडी किया हुआ है। उसके अलावा वर्क एनर्जी पावर स्टडी किया हुआ है। तो ये जो सारी स्टडी कौन सी ब्रांच में होती है? मैकेनिक्स में होती है। ओके, तो कुछ नया नहीं है, जो आपने 8, 9, 7, 8, 9, 10th में स्टडी किया है उसी का अपडेटेड वर्जन है 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स। ओके, 11th और 12th का फिजिक्स क्या है? इट्स नथिंग बट द अपडेटेड वर्जन ऑफ क्लास 9th एंड 10th। ओके, सो दैट्स इट। तो ये मैकेनिक्स क्या है? तो जो यहां पर स्पीड, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मोशन में है, फोर्स, उसके अलावा वर्क, एनर्जी, ये सब कुछ स्टडी जहां पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। कि अगर मैकेनिक्स नहीं होता तो जो अभी यहां पर ब्रिजेस है वो नहीं होते। दूसरा कि मैकेनिक्स अगर नहीं है तो जो आप कोई भी व्हीकल आप कंसीडर, व्हीकल में बैठ कर आ रहे हो, जा रहे हो, वो नहीं होता। मोबाइल में जो भी टावर लगे हुए वो टावर नहीं होते। उसके अलावा अंतरिक्ष में वो केसेस पे हम सैटेलाइट लॉन्च कर पाते? नहीं कर पाते। सो मैकेनिक्स दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ब्रांच। वैसे तो सारी फंडामेंटल ही है, लेकिन अगर मैकेनिक्स ये बड़ा भाई अवेलेबल नहीं है तो ये बाकी सारी ब्रांचेस कुछ काम करने वाली नहीं है। ओके, सो ये मैकेनिक्स पहली ब्रांच है। दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? तो थर्मो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर, डायनेमिक्स मतलब चेंज। ओके, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच
वी डील विद द हीट एंड टेम्परेचर, कि अगर हम हीट और टेम्परेचर का कन्वर्जन हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। अभी भी आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो आप घर पर बैठे हो, रेफ्रिजरेटर सोचो, एयर कंडीशनिंग सोचो, क्या कर रहे हैं? अब आप बोलोगे कि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग कूलिंग कर रहे हैं। रॉन्ग। रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनिंग हो, सिर्फ क्या कर रहे हैं? हीट रिमूव कर रहे हैं। बी केयरफुल। ओके, अब आप साइंस में हो, सोचना सीधा शुरू कर दो, टेढ़ा नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या हम स्टडी करते हैं? रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ओके, कि लाइक एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो कौन सा आया? रेफ्रिजरेटर। ओके, दूसरा हम कौन सा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं? एयर कंडीशनिंग। ओके, तो अब ये रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है, ये साइंस की क्या है? अगेन सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल है कि जहां पर ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की ब्रांच वर्क करती है। उसके अलावा काफी सारे पावर प्लांट आप देख लो तो वो भी क्या है? अगेन थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काफी सारी चीज है इसके अंदर। सो ये दूसरा बच्चा है जिसके अलावा फिजिक्स नामुमकिन है। अगेन तीसरा बच्चा कौन है? तो अभी हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट्स बिहेवियर, इट्स फ्लो। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसमें आप क्या स्टडी करोगे? तो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसकी ब्रांच है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। मतलब इसमें उसमें भी दो पोर्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन पहले में नहीं समझाया है, लेकिन चलो ये क्लासिफिकेशन से समझे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है पहली ब्रांच इसकी। अगेन ओके, एक पीढ़ी जैसा ही है कि हमारे बाप दादा ये है, उसका भाई कौन, उसका भाई कौन, उसका बेटा कौन, तो वैसे ही आपको समझना है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दो बच्चे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रो, यहां पर आप कंसीडर करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। आप इसका डिफरेंट तरीके से कुछ बुक्स में यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला है, तो ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच कंसीडर करो तो भी चलेगा। ओके, तो एक दूसरा कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिज्म है वो किसके साथ रिगार्डिंग है? कि मूविंग चार्ज के रिगार्डिंग स्टडी है। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या स्टडी करेंगे? चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज मूविंग है और स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी आपके मोबाइल में जो टावर सिग्नल आ रहा है, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बदौलत पॉसिबल हुआ? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, कि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वजह से वो सिग्नल आ रहे हैं। ओके ना, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था। अब चौथा बच्चा कौन है? नकुल और सहदेव बाकी है। हमने क्या देख लिया? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये देख लिए। अब चौथा बच्चा कौन है यहाँ पर? ऑप्टिक्स है। कौन? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स तो आपने अभी रिसेंट स्टडी किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, कुछ बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेडेक रहा हुआ है। ओके, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। कि लाइट है उसका बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी कर रहे हैं, कि लाइट सीधा ट्रैवल कर रही है, लाइक वेव नेचर में ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। कि लाइक आपने क्या देखा हुआ है? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। मंगलयान में क्या यूज करते थे? टेलीस्कोप यूज करते थे, कैमरा यूज करते थे। मंगलयान की जो मंगल है उसकी सरफेस की पिक लेने के लिए। तो वो सारी किसकी देन है? ऑप्टिक्स की। जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है वो फाइनली क्या है? तो सिग्नल वाला इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिट है, लेकिन उसको रीड कौन करता है, उसको कैप्चर कौन करता है? तो वो ऑप्टिक्स है, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल भी वहां पर यूज हो रहा है। तो ऑप्टिक्स की अगेन कौन सी ब्रांच? तो एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो रे ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट है वो सीधी पाथ में ट्रैवल करती है। वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। सो अभी चिंतित मत होना आप कि ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है, जस्ट अपडेटेड वर्जन है। जैसे मोबाइल में अपडेट आता है हर 1-2 महीने में, वैसे आपकी स्टडी में अपडेट आता है हर साल, बस इतना सा फर्क है। तो ये ऑप्टिक्स था। अब नेक्स्ट हम देखें तो ऑप्टिक्स के अलावा एक और ब्रांच है,
क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उसकी स्टडी करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। अभी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, ये जो भी वर्ड बोल रहा हूं वो चैप्टर समझने के बाद नहीं पड़ेगा, 12th में आएगा। ओके, कि यहां पर एक एग्जांपल दो आपको कि लाइक एक्सरे जनरेट करवाना है, तो क्या करते हैं हम? काफी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से उसको हम काफी स्पीड से थ्रो करते हैं। ओके, तो जो एक्सरे है, उसके अलावा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, शायद आपने नाम सुना हो, तो ऑटोमेटिक सेंसर वाला होता है कि आप डोर के सामने खड़े हो, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है। तो वो किसकी बदौलत, कौन सी स्टडी होती है? क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी होती है। ओके, सो हियर इट इज व्हाट? इट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। अगेन मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया कि मैकेनिक्स से उसको हम अगेन कितने का पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक फर्स्ट क्या है? काइनेटिक्स, और दूसरा क्या है? डायनामिक्स। तो काइनेटिक्स है वो क्या है कि मोशन की स्टडी कर रहे हैं। फाइनली यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मोशन की स्टडी कर रहे हैं। ओके, कि ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो मूव हो रहा है। लेकिन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, या आपने स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, विदाउट इट्स कॉज, देन इट इज कंसीडर्ड एज काइनेटिक्स। लेकिन डायनेमिक्स क्या है? अभी भी इसको प्रॉपर्ली चलो पहले काइनेटिक्स को समझो कि काइनेटिक्स क्या है कि लाइक मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओके, यही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, ये दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है, लेकिन आप कंसीडर नहीं करो क्यों जा रहा है और क्यों आ रहा है। सिंपल है, साइकिल है, उसको आप धक्का मार रहे हो, वो आगे जा रही है, सिर्फ आप वो देख रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों आगे जा रही है, तो वो क्या है? काइनेटिक्स है। सिंपल, आप बाइक चला रहे हो, वो आगे जा रहा है, वो आप चलो सोच रहे हो कि आपको मोरबी से राजकोट जाना है, बाइक लेकर गए, लेकिन क्यों वो बाइक चलता है वो सोचोगे तो वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक्स। मतलब समझा रहा हूं कि इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग इट्स कॉज, विथ कंसिडरिंग its cause, and it is considered as dynamics. Okay, तो ये क्या था? ये सारा शॉर्ट यहां पर एक्सप्लेनेशन था फिजिक्स का कि फिजिक्स में आप क्या क्या स्टडी करने वाले हो। तो और एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि ये जो पहली ब्रांच है ना, 2, 1 और 2, मतलब कि युधिष्ठिर और भीम, उसको आप कौन से स्टैंडर्ड में देखने वाले हो? 11th स्टैंडर्ड में देखने वाले हो। अब जो बाकी 3, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, इसको आप कौन से स्टैंडर्ड में देखने वाले हो? 12th के स्टैंडर्ड में। तो ये सिर्फ छोटा सा टीजर है, ट्रेलर भी नहीं बोल रहा हूं, क्या है? टीजर है। ओके, क्योंकि ट्रेलर तो कब आता है? जब चैप्टर शुरू होता है। तो ये सारा टीजर है जो अभी आपने यहां पर देखा हुआ है। अभी भी ये फिजिकल वर्ड चैप्टर पूरा नहीं हो रहा, ये सिर्फ थियोरेटिकल चैप्टर है जिसको भी एक्सप्लेन करना बाकी है। सो आप मेरे साथ बने रहो। ओके, सो दैट्स इट। अब हम देखने वाले हैं यहां पर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये आपको नोट डाउन करना था, आई होप कर लिया होगा। अब यहां पर अगेन थोड़ा बहुत तो बेसिक्स देखेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो मेनली कौन से फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में लगते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लाइक ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा, इसका ढक्कन है वो मार्कर का, तो ये नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? आप डेफिनेटली जानते हो कि ये मार्कर का ढक्कन है, अगर यहां से छोड़ दूंगा तो नीचे आ जाएगा। कहीं को आता है, क्यों? बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और एक चीज कि आपने शायद छोटे हो गए तब एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कागज का टुकड़ा किया, फिर ऐसे 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 किया, फिर कागज के टुकड़े के नजदीक ये ले गए बॉल पेन हो, तो उसको तो क्या होता है, वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उसके पीस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ऐसे ऐसे करके किया हुआ है ना। ओके, नहीं किए तो भी ट्राई करना। क्या करना है आपको कि एक बॉल पेन लो, उसको सिर पर घिसो, ऐसे ऐसे बस 15-20 सेकंड तक घिसना है, ज्यादा नहीं घिसना है, डोंट वरी। तो फिर उस कागज के टुकड़े काफी छोटे छोटे करो, उसके नजदीक ले जाओ, तो क्या होता है? वो अट्रैक्ट करता है। तो अगेन व्हाट? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ऐसे ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है जो अवेलेबल है,
उसके अलावा आप देखोगे तो चलो मैं नाम लेता हूं और समझा रहा हूं कि फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स अगर हम देखें तो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा अगर हम फंडामेंटल फोर्स कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर स्टैटिक फोर्स, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। तीसरा अगर हम कंसीडर करें फंडामेंटल फोर्सेस में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वन दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है इस वर्ल्ड में, फंडामेंटल हम बोल रहे हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है कि दो मास, अगर कोई बॉडी है उसके पास मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। की लाइक अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, 9th स्टैंडर्ड में ये थोड़ा बहुत सुना होगा आपने। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी शायद स्टडी किया हो, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल आप कंसीडर करो तो मून अपने अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है। उसके अलावा आप और एक चीज ऑब्जर्व करो, मिशन मंगल अगर आपने देखा हो तो उस सैटेलाइट को जब भी अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलना था तो और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती थी। ओके, सो कौन सा फोर्स था जो इस सैटेलाइट को रोक रहा था, जो मंगल पर जाने वाला था उसको ग्रेविटेशनल फोर्स रोक रहा था। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सो अगर हम कंसीडर करें कि दो मास है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है तो उन दोनों के बीच में कुछ एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। मतलब M1 है वो M2 पर फोर्स लगाएगा अपनी साइड, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड M2 है वो M पर फोर्स लगाएगा अपनी साइड, खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स होता है। अभी आप इसको डिटेल में मत समझो, अभी आप सिर्फ नाम, आपको सिर्फ अभी नाम समझना है, बाकी चैप्टर पूरा है, सो डोंट वरी। ओके, अभी आपको सिर्फ नाम समझना है, बाकी थोड़ा बहुत मैं समझा रहा हूं, याद रहे तो रखना है वरना जाने देना है, कोई चिंता की बात नहीं है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दो मास को कुछ डिस्टेंस पर रखे तो Gm1m2 बाय r²। ओके, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स की मास से उसकी वजह से लगता है। ओके, इसीलिए तो ये ढक्कन है वो नीचे की साइड क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ है नीचे, वो उसको क्या करेगी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। ओके, नाउ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो लाइक दो चार्जेस कंसीडर करें हम, प्लस क्यू और प्लस क्यू, 8th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है। The forces between two similar charges is always repulsive, और forces between two opposite charges, that is what, attractive in nature। क्या है स्टडी? ओके, सो ये क्या है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं इसके बीच में वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी मैग्नेटिक है उसमें अलग होएगा, अभी कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है। ज्यादा मत सोचो फॉर्मूला के बारे में, वो पूरा हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें फोर्स क्या लगता है, K(Q1Q2) बाय r²। अभी ये K क्या है, G क्या, उसकी चिंता मत करो, चैप्टर जब भी आएगा सामने हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर रखते तो फोर्स लगता है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो ज्यादा होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और एक चीज नेक्स्ट है क्या, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा नाम सुना होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कि लाइक अगर हम एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाए, कि अगर आप कोई एटम कंसीडर कर रहे हो तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि बीच में यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इतना तो मालूम है आपको। ओके, तो इसमें एटम के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो बीच में सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं होता है। अगर मैं कंसीडर करूं सोडियम, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। तो जैसे कि आप यहां पर जानते हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स होता है, तो ये प्रोटॉन इसके अंदर जो भी खड़े हैं वहां पर भी रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब कि उसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, then it is what? It is, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हैवी नहीं है, उसको ओवरकम कोई कर रहा है, और वो फोर्स क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ओके, तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कुछ डिस्टेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आप ये बोलोगे सर अभी तो आपने समझा कि तो सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस तक लगता है, कि लाइक अगर हम 10⁻⁻14 मीटर से कम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कि जो यहां पर
ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वही क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। सो बी केयरफुल। ओके, डोंट वरी, ये स्टैंडर्ड 12th में हम स्टडी करेंगे। अभी तो सिर्फ छोटा सा नाम आपके सामने आया है और ये चैप्टर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहा है। ओके, ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, जस्ट यहाँ पर समझना है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये तो सर सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेनेशन अभी मैं दे रहा हूँ ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल्स है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो अब हम देखने वाले हैं यहां पर कंजर्वेटिव लॉज। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर का, कंजर्वेटिव लॉ। तो कंजर्वेटिव लॉ क्या है? ओके, फिजिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। तो अभी भी आप समझे नहीं हो कुछ में जो कहना चाहता हूं, लेकिन आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक लॉ स्टडी किया था, एक स्टेटमेंट स्टडी किया था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद करो। तो डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन ऑफ लॉज, कंजर्वेटिव लॉज है फिजिक्स में कि पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहती है तो उसकी रिगार्डिंग जो लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव लॉ। ओके, कि लाइक आपने ये देखा हुआ है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने स्टडी किया हुआ है, याद करो। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये आपने स्टडी किया हुआ है। तो ये क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, कि एनर्जी को कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इसका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। दूसरे फॉर्म में आपने कैसे स्टडी किया था कि आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिस्टम जिसके बाहर एनर्जी नहीं जा सकती और अंदर नहीं आ सकती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। लाइक अभी तो आप जानते, यहाँ पर आपको मालूम ही होना चाहिए, आइसोलेट, कोरोना में पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते, क्वारंटीन, कि वो बाहर भी नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर भी मिलने नहीं आ सकता, तो वो क्या है, आइसोलेटेड। ओके, तो आइसोलेटेड वर्ड जो होते हैं वैसे आइसोलेटेड सिस्टम आप कंसीडर करो, एनर्जी बाहर भी नहीं जा सकती, अंदर भी नहीं आ सकती। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि आइसोलेटेड सिस्टम है मेरे पास, अभी यहां पर 10⁶ जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, काफी कम कंसीडर किए, तो 15 दिन बाद में देखूंगा या 1 महीने बाद देखूंगा तो यहां पर कितनी एनर्जी रहेगी, 10⁶ जूल, बिकॉज इट्स नथिंग बट एनर्जी कंजर्व रही। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ, मतलब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी, आजीवन कंजर्व रहेगी। ओके, सो ये था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी के जैसे यहाँ पर और लॉज अवेलेबल है बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमेनन, हम हर बार ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां से ये लॉज निकल कर आते हैं। कोई भी लॉज कैसे आता है, हमारे कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक वैलिडेशन से। ओके, तो दूसरा ऐसा लॉ क्या है, इट्स नथिंग बट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या कहता है, देखो आप ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाला हूं, मैं बारी बारी बोल रहा हूं क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, डिटेल में हम स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी, अभी जैसे इंट्रोडक्शन है। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, मान लो कि अभी जो भी मैं रूम में अभी खड़ा हूं वहां पर चार्ज अभी कितना अवेलेबल है, यहाँ पर +Q, यहाँ पर +Q, यहाँ पर 5Q, यहाँ पर 7Q, यहाँ पर 10Q, तो कितना हुआ, तो 7 2 9 5 14, टोटल 24 कूलम, 24Q हुआ चार्ज। अगर मैं ये आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं तो आफ्टर 1 ईयर में देखूंगा ना तो भी यहां पर चार्ज कितना होगा, 24 कूलम ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो इट्स नथिंग बट व्हाट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, मतलब कि चार्ज इसमें पहले जितना है उतना ही आफ्टर सम टाइम रहने वाला है, चाहे कुछ भी अंदर यहाँ पर प्रोसीजर हो कि ये सपोज लेन देन हुई 10 और 5 के बीच में, तो मान लो कि ये मैंने +Q किया, ये +Q है, 10 और 5 के बीच में लेन देन हुई, ये 7Q और ये 8Q है और ये 7Q, भले ना अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ओके, लेकिन टोटल चार्ज अगेन कितना आया, 24Q। तो ये क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये आप 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हो, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। ओके, नाउ थर्ड वन, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या है नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी आपने देख लिया है 9th स्टैंडर्ड में, याद करो, बंदूक वाला एग्जांपल याद नहीं आ रहा है कि कोई भी राइफल होती है उसको अगर हम पकड़कर ऐसे, आपने एग्जांपल किया होगा कि अगर हम वहां से राइफल में से गोली चलाएंगे तो क्या होगा कि हम पीछे की साइड चले आते हैं। ओके, सो क्या होता है कि मोमेंटम है वो सिस्टम की क्या होती है, कंजर्व होती है। अब मोमेंटम क्या है, आप अगर भूल गए हो लीनियर मोमेंटम, सो दैट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या है, तो अगेन आप क्या बोलोगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कि अगर कोई सिस्टम पर कोई नेट फोर्स 0 लग रहा है, ये चैप्टर नंबर 5 में हम स्टडी करने वाले, सो डोंट वरी अप टू दैट, कि अगर कोई सिस्टम है, मान लो ये मेरे पास एक गड्डी है, इस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं मैं, तब जाकर इसकी मोमेंटम है 10 kg/s। अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इनिशियली 10 kg/s है, तो आफ्टर सम टाइम मैं देखूंगा 10 मिनट बाद अगर कुछ फोर्स मैंने नहीं लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी मोमेंटम अगेन कितनी रहेगी, 10 kg/s ही रहेगी। ओके, अब यूनिट ये सब कुछ हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट यूनिट। सो ये क्या कहता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन सिस्टम, कि लाइक ये ट्रक है, गड्डी है, वो हमारे लिए एक्सटर्नल सिस्टम है, उस पर अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इफ एफ नेट इज 0, then total initial linear momentum is equal to total final momentum. So it's nothing but laws of conservation of linear momentum. Okay, so don't worry. अब next term जो है तो फोर्थ लॉ है और लास्ट लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब लीनियर नहीं है, एंगुलर मोमेंटम। ये आपको थोड़ा अभी के लिए थोड़ा परेशान करेगा, ओके, क्योंकि नाम क्या आया, एंगुलर। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आप क्या कंसीडर करते हो, टॉर्क कंसीडर करते हो, कि अगर गिवन सिस्टम पर टॉर्क, नेट टॉर्क 0 होगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल क्या होगी, सेम होगी। अब आप बोलोगे सर हमें तो टॉर्क ही नहीं मालूम है, तो टॉर्क क्या होता है। सो टॉर्क इट इज नथिंग बट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एंड डिस्टेंस। ओके, कि अगर कोई आप डोर ओपन या क्लोज कर रहे हो तो फाइनली आप क्या कर रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, क्योंकि वो जो डोर जिसके रिस्पेक्ट में ओपन या क्लोज हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, रोटेशनल मोशन होती है। तो रोटेशनल मोशन जब भी आती है तो जो फोर्स की वजह से जो रोटेशनल मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। इट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज व्हाट टॉर्क। ये आप चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी आपके लिए जरूरी सिर्फ क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ एक बार एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिर्फ अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी। सो ये क्या था कि पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था कि आप थ्रू आउट 11th और 12th कौन कौन से टॉपिक और कैसे स्टडी करने वाले हो। तो ये फिजिकल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन था कि फिजिकल वर्ल्ड में ये 4 लॉज है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 4 लॉ तो फॉलो होगे ही होगे। ओके, सो ये था लॉज ऑफ, सारे लॉज की, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टाइम इंटरवल पर क्या करना है, देखना है, और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस कर दी जानी है। फिजिक्स डेफिनेटली इजी लगेगा, आई डैम श्योर। ओके, सो धन्यवाद, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।